ईवीएम के जरिए आया जनता का फैसला भी स्वीकार नहीं होता, परंतु यदि किसी स्टेट में उनकी जीत हो गई तो वे ईवीएम पर प्रश्न नहीं उठाते। सत्ता की कुर्सी पर जाकर हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में देख चुके हैं। वहीं जब ये हार जाते हैं तब कहते हैं कि जनता ने तो उन्हें वोट दिया, लेकिन भाजपा ने ईवीएम का खेल कर दिया। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं, जो बार बार कह रहा है कि चुनाव जीतने पर चुप्पी और हारने पर ईवीएम को दोष देना ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर। मित्रों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले माइक्रो कंट्रोलर ओटीपी होते हैं। यहाँ ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम प्रोग्रामेबल, यानी इन्हें सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। यह प्रोग्रामिंग एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति की कड़ी निगरानी में होती है और इसका सोर्स कोड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की ओर से ऑडिट किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं राजन झा और सैफरन इनसाइट के नए वीडियो में स्वागत है आपका। कांग्रेस हो या विपक्ष की कोई अन्य पार्टी, चुनाव हारने पर उनका पहला निशाना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम ही बनती है। होना तो यह चाहिए था कि पार्टियां हार के बाद आत्ममंथन करती और उस दिशा में कार्य करती जहां चूक हुई, परंतु कांग्रेस और उनके समर्थक दल इतने अति उत्साही होते हैं कि वे जनता जनार्दन के फैसले को स्वीकार नहीं करना चाहते। इसलिए कभी वे चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं तो कभी ईवीएम पर। ये पार्टियां 5 साल तक समुदाय और मजहब विशेष की अपीजमेंट करती रहेंगी और सोचती हैं कि हर वर्ग के लोग इनको वोट कर देंगे। कांग्रेस को अपने मुद्दों और प्रचार के तरीकों में कोई कमी नहीं दिखती। यही कारण है कि उसे ईवीएम के जरिए आया जनता का फैसला भी स्वीकार नहीं होता, परंतु यदि किसी स्टेट में उनकी जीत हो गई तो वे ईवीएम पर प्रश्न नहीं उठाते, सत्ता की कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। ऐसा हम हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में देख चुके हैं। वहीं जब ये हार जाते हैं तब कहते हैं कि जनता ने तो उन्हें वोट दिया, लेकिन भाजपा ने ईवीएम का खेल कर दिया। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में हारने के बाद विपक्ष ने एक बार फिर ईवीएम पर दोष मढ़ा है और इसे भाजपा की चाल बताने का राग फिर से अलापना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे समेत कई नेता अब मांग कर रहे हैं कि देश में अब ईवीएम मशीनों से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। उन्होंने तो इसके लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह अभियान चलाने की घोषणा की है। उनकी यह मांग इतनी कमजोर है कि वायनाड में जब प्रियंका गांधी लाखों वोटों से जीत कर आती हैं तो संसद सदस्य के रूप में खुशी खुशी शपथ ले लेती हैं। वही कांग्रेसी इस बात का जश्न मना रहे होते हैं कि उनकी दीदी लाखों वोटों से जीतकर संसद पहुंच गई। उस समय वे संभवतः भूल गए कि दीदी ने जो चुनाव लड़ा वह ईवीएम से ही कराया गया था। आश्चर्य यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं, जो बार बार कह रहा है कि चुनाव जीतने पर चुप्पी और हारने पर ईवीएम को दोष देना ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कराने वाली कई जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है। पिछले दिनों भी एक याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि चुनाव हारने के बाद नेता ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। याचिकाकर्ता ने चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं को कोट किया था। इस पर बेंच ने कहा कि यही नेता जब चुनाव जीत जाते हैं तब उन्हें वोटिंग मशीन में खराबी नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि ईवीएम की वजह से बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान जैसी समस्याएं दूर हुई हैं। इसी कांग्रेस को अब ईवीएम में खराबी नजर आती है, लेकिन पार्टी भूल जाती है कि वोटिंग की यह नायाब प्रक्रिया उसी के शासनकाल में शुरू हुई थी। कांग्रेस के शासनकाल में पहली बार ईवीएम से मतदान कराया गया था। उसके पहले मतदान कैसे होता था यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कहीं बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें आती थी तो कहीं मतपत्र लूट लिए जाते थे। इस क्रम में खून खराबा और मारपीट की घटनाएं भी खूब होती थी। चुनाव में हिंसा का आलम यह होता था कि चुनाव ड्यूटी लगने की खबर से ही कर्मचारियों के पसीने छूटने लगते थे। पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार के समय होने वाले चुनावों की हिंसा तो इतिहास रच चुकी थी। चुनाव के दौरान बंगाल में कई बार ऐसा हुआ कि कतार में खड़े वोटर अपनी बारी का इंतजार करते रह जाते और बूथ के भीतर घुसे कुछ लोग उनके बदले वोट डालकर बाहर आ जाते। बिहार में गुंडे और अराजक तत्व बूथ कैप्चरिंग का ठिका उठाया करते थे। वहां चुनाव का अर्थ डेमोक्रेसी नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस हुआ करती थी। ईवीएम आने के बाद देश को उस व्यवस्था और उस मनहूस दौर से छुटकारा मिल चुका है, लेकिन विपक्षी पार्टियां देश को एक बार फिर से उसी दौर में धकेल देना चाहती हैं जहां चुनाव का मतलब लूट, हिंसा, आगजनी और हत्या है। मित्रों, बैलेट पेपर से चुनाव के दौरान हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और बोगस वोटिंग के हजारों मामले गूगल पर पढ़े जा सकते हैं, जबकि 2 दशकों से ईवीएम द्वारा वोटिंग कराए जा रहे हैं और एक भी बार यह सिद्ध नहीं हो सका है कि किसी तरह की टैंपरिंग हुई है, क्योंकि विशेषज्ञ बार बार यह कह चुके हैं कि यह संभव ही नहीं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बार बार यह कह चुका है कि ईवीएम को हैक करना या किसी तरह की छेड़छाड़ करना या वोट्स में हेरफेर कर देना संभव नहीं है। मित्रों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले माइक्रो कंट्रोलर ओटीपी होते हैं। यहाँ ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम प्रोग्रामेबल, यानी इन्हें सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। यह प्रोग्रामिंग एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति की कड़ी निगरानी में होती है और इसका सोर्स कोड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की ओर से ऑडिट किया जाता है। हर चुनाव से पहले 1000 से अधिक वोटों के साथ मॉक पोल किए जाते हैं। राजनीतिक दल यह जांच सकते हैं कि वोट सही तरीके से दर्ज हो रहे हैं या नहीं, इसलिए इसे किसी के पक्ष में प्रोग्राम करना असंभव है। इसमें प्रोग्राम एक ही बार सेट किया जा सकता है, जिसे एक बार सेट करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता। भारतीय ईवीएम में कोई वायरलेस इनपुट भी नहीं है और इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ या बाहरी पोर्ट भी नहीं है। इन्हें एयर गैप्ड होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे किसी भी नेटवर्क से भौतिक रूप से अलग हैं, जिसमें ईवीएम हैक कर पाना संभव ही नहीं है। मशीन के मेमोरी क्षेत्र को AES 256 इंक्रिप्शन का उपयोग करके इंक्रिप्ट किया जाता है। मेमोरी क्षेत्र को छेड़छाड़ रोधी सील यानी टेम्पर्ड एविडेंस सील से ढका जाता है और मेमोरी को सीधे एक्सेस करने के किसी भी प्रयास से सील क्षतिग्रस्त हो जाएगी और तुरंत पता चल जाएगा, जिसके बाद मशीन का उपयोग अमान्य हो जाएगा। अब एक प्रश्न यह भी है कि अगर कोई ओरिजिनल ईवीएम को डुप्लीकेट से बदल देता है तो क्या होगा? तब तो वोटों की चोरी हो सकती है, ऐसा आरोप भी लग सकता है। तो इसका उत्तर है कि प्रत्येक ईवीएम में यूनिक सीरियल नंबर, डिजिटल हस्ताक्षर, होलोग्राफिक सील और कुंजी कोड यानी कि की कोड होते हैं। प्रथम स्तरीय जांच FLC के दौरान इन पहचानकर्ताओं को पार्टी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वेरीफाई और डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। वोटिंग शुरू होने से पहले इन विवरणों की क्रॉस चेकिंग की जा सकती है ताकि प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त बहुत सी खूबियां हैं जो हमारे ईवीएम को एक सुरक्षित वोटिंग मशीन बनाती है। यही कारण है कि वर्ष 2017 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ईवीएम हैक करने का चैलेंज दिया गया था। मित्रों, आरोप लगाने वाले किसी भी नेता या दल ने इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। अब पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने सैयद शुजा नाम के किसी व्यक्ति का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह शख्स ईवीएम हैक करने के झूठे दावे कर रहा था। मित्रों, यह शुजा भारत के बाहर बैठकर भारतीय चुनावी प्रक्रिया पर प्रश्न खड़े कर रहा है। दरअसल यह कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय टूल किट गिरोह का ही हिस्सा है, जहां उसे ईवीएम हैक करके नहीं दिखाना, केवल एक दावा कर देना है। इस दावे को कांग्रेस IT सेल के लोग प्रचारित करेंगे और देश से विदेश तक यह झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेंगे कि ईवीएम हैक हो सकता है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शुजा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। FIR होने के बाद पता चला कि ऐसा ही मामला 2019 में भी सामने आया था और दिल्ली में भी शुजा के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। मित्रों, अंत में केवल इतना ही कहूंगा कि आज के समय में इतने बड़े पैमाने पर बेईमानी की गुंजाइश नहीं है। यह सूचना क्रांति का दौर है और सूचनाएं रोकने से नहीं रुकने वाली। सच तो यह है कि ईवीएम फ्री, फेयर और फास्टर चुनाव कराने का माध्यम है जो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव कराता है। यहाँ लाठी का जोड़ नहीं, मतदाताओं की इच्छा रिकॉर्ड होती है और ईवीएम ने हमारे देश के लोकतंत्र को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आशा है दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे एक अन्य विषय के साथ। नमस्कार।